नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण की खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। जो दूसरा चरण है वो बारिश के बाद शुरू होगा। मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने आज मीडिया को मौके पर ले जाकर किस तरह से निर्माण का काम दिखाया, कमाल खान अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। लोगों की आस्था है कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। अब यहीं पे रामलला का मंदिर बन रहा है। दूर जहां भगवा झंडा लगा है वहां मंदिर का गर्भगृह होगा और यह कंक्रीट की चट्टान उसकी बुनियाद होगी। 11,000 क्यूबिक मीटर की ये चट्टान है कि जमीन के अंदर चली जाएगी। ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने प्रथम चरण नींव का है। इसके ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा वर्षा काल के बाद। राम मंदिर के डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार की है। मंदिर का काम करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे से पता चला था कि जहां मंदिर बनना था वहां नीचे ठोस जमीन ही नहीं थी, इसलिए तमाम उपाय करने पड़े। सर्वे में निकल कर आया कि नीचे मिट्टी नहीं है, मलबा है। तो मलबे के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसमें ग्रिप नहीं बनती, पकड़ नहीं, इसलिए मलबा हटाते हटाते नीचे चलेगा। आज यहाँ मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। पहले कभी यहाँ सरयू नदी बहती थी या इसके नीचे से नदी की कोई धारा गुजरती थी, क्योंकि खुदाई में यहाँ 40 फीट के नीचे भी सिर्फ बालू ही मिल रही थी। इसलिए मंदिर की बुनियाद के लिए 15.5 मीटर मोटी कंक्रीट की ये चट्टान बनानी पड़ी। 40 फीट तक मलबा मिलता रहा। 40 फीट के बाद भी मिट्टी नहीं थी, केवल नदी की बालू थी। कभी नदी बहती रही होगी और इसलिए और गहरा गए, बालू ही रही। तब समुद्र तल से 91 मीटर के लेवल पर हमने चट्टान का भरना प्रारंभ कर दिया। मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 67 एकड़ ज़मीन मिली है। ट्रस्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक आसपास की संपत्तियां खरीद रहा है। जिनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं उन्हें बदले में दूसरी जगह पे ज़मीन दी जा रही है। इस खरीद में घोटालों के भी आरोप लगे हैं। बहरहाल एक बहुत लंबी यात्रा के बाद इस जगह पे जहाँ पे एक आर्टिफिशियल चट्टान नज़र आ रही है, दिसंबर 2023 में रामलला का मंदिर यहाँ मुकम्मल हो चुका होगा और दर्शन और पूजन की इजाज़त मिल चुकी होगी। ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV। और अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जहां बीते 3 महीने में 25 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मार्शल से लेकर कैमरे के जरिए ई चालान काटने की तैयारी हो गई है। कैमरे के फुटेज भी मुहैया कराए जा चुके हैं ताकि जो नियम तोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनका ई चालान हो सके। इसके बावजूद दुर्घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं, रविश रंजन शुक्ला अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज गाड़ियों के बीच जान हथेली पर रखकर सड़क पार करते लोग, या गलत दिशा में चल रही गाड़ियां। इस एक्सप्रेसवे पर 3 महीने में 25 हादसे हो चुके हैं। बढ़ते हादसों के चलते ही NHAI अब इस तरह के मार्शल लगा रहा है। ट्रैफिक पुलिस से उल्टी दिशा में आ रही गाड़ियों का ई चालान भी काटने को कहा गया है। हमने जो अपना कैमरे हैं उनकी सारी फीड ट्रैफिक पुलिस के साथ शेयर की हुई हैं सिस्टम के थ्रू। ऑटोमेटिक हमारे पास इंसिडेंट डेवलप होता है यदि कोई रॉन्ग साइड मूवमेंट करता है या ओवर स्पीडिंग करता है या 2 व्हीलर्स का नंबर हमारे पास आ जाता है। उसको हम शेयर करते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ और पूरे ट्रैफिक पुलिस उस पर ई चालान कर सकती है। ये जो लेन है इस पर कोई भी मोटरसाइकिल, साइकिल या बैलगाड़ी नहीं चल सकती है। ये हाई स्पीड गाड़ियों के लिए है, कारों के लिए है, बसों के लिए है। फिलहाल NHAI ने एक्सप्रेसवे पर 4 जगहें चिन्हित की हैं, जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का खतरा है। इनमें अक्षरधाम मंदिर, मुर्गा मंडी, ABSC इंजीनियरिंग कॉलेज और विजयनगर के पास मार्शल भी लगाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की ही गलती से दुर्घटनाएं हो रही हों। इसमें NHAI की लापरवाही भी दिख रही है।
मसलन विजयनगर के लोग अगर एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ जाना चाहें तो रोड पर बड़े बड़े लोहे के ग्रिल लगा दिए गए हैं और एक बड़ी आबादी के लिए सुरंग जैसा एक अंडरपास दे दिया गया है। ये आप देखिए, ये पैदल वालों के लिए अंडरपास का रास्ता है। आप देखिए, ये अप्रोच रोड है, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर कोई नया आदमी है, ये नया क्या, यहाँ के रहने वालों को ही नहीं पता होगा कि आखिर अंडरपास कहाँ पर है। ये अंडरपास है। अब आप देखिए अंडरपास की हालत क्या है। एक्सप्रेसवे तो बहुत ही शानदार बना हुआ है, लेकिन ये अंडरपास आप देखिए, ये अंडरपास आप देखिए, ये कूड़ा कचरा पानी इस अंडरपास में बह रहा है। इसी के वजह से लोग एक्सप्रेसवे पार करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में हादसे होते हैं। आपको इसमें लूटपाट भी करते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, रात को कह रहे हैं कि लूटपाट हो रही है। रात को यहाँ पर कोई ब्लेड मार देता है, किसी का पर्स छीनते, किसी का मोबाइल छीनते, लोगों को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जी रात को। ये अंडरपास है, ना लाइट है, पानी अभी बारिश हुई है भरा हुआ है। इसी तरह डासना से लेकर मेरठ तक कोई सर्विस रोड नहीं है। NHAI का कहना है कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और साइकिल वाले पुराना हाईवे ही लें। कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट में भी दिक्कत है। बिल्कुल राइट एंगल में ट्रैफिक एंट्री और एग्जिट कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं होता। जिस स्पीड के लिए आपने सड़क डिजाइन की है, मान लीजिए आपने 70 किलोमीटर की स्पीड के लिए सड़क डिजाइन की है, 100 किलोमीटर के लिए डिजाइन की है, तो 100 किलोमीटर पे आपको एग्जिट प्लान करना पड़ेगा और 100 किलोमीटर की स्पीड पे ही मर्जर प्लान करना पड़ेगा ट्रैफिक। आप 100 किलोमीटर वाली गाड़ी के अंदर 0 स्पीड से 2, 5, 10 किलोमीटर की स्पीड से घुसेंगे तो एक्सीडेंट भी होगा, ट्रैफिक जाम भी होगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना रोकने के तमाम उपाय जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार से ज्यादा हमें और आपको एक्सप्रेसवे पर चलने में सतर्कता बरतना जरूरी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। पूर्व IAS अधिकारी और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर और दफ्तर में आज प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े। सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई और देर तक ये छापे चले। फिलहाल इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पिछले दिनों सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई के बीच इन छापों पर किस तरह से सवाल उठ रहे हैं, सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर ईडी की टीम सुबह 8 बजे पहुंच गई, जबकि कुछ ही घंटे पहले एक फेलोशिप के सिलसिले में हर्ष मंदर जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने अदचिनी और वसंत कुंज के उनके घर दफ्तर में छापे मारे हैं। महरौली के हर्ष मंदर द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रन होम पर भी छापे मारे गए। हर्ष मंदर काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी मुखर रहे हैं दिल्ली पुलिस और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे वो नागरिकता कानून रहा हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों। यहाँ तक कि दिल्ली की दंगों की चार्जशीट में भी हर्ष मंदर का नाम था। फरवरी महीने में ही दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी हर्ष मंदर के NGO के खिलाफ कुछ फाइनेंशियल मिसडूइंग्स, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के। NCPCR जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पर काम करता है, उन्होंने भी यहाँ पर उनके चिल्ड्रन होम है और उनके NGO पर रेड की थी, जिसके बाद हर्ष मंदर ने बयान दिया था कि ये उनके खिलाफ, चूँकि वो लगातार सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलते आए हैं, तो उनके खिलाफ विच हंट है। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक और सोनू सूद के यहाँ चल रहे आयकर सर्वे के बाद हर्ष मंदर के यहाँ हुई इस कार्रवाई से देश के बौद्धिक तबके में नाराजगी है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक हस्ताक्षर अभियान भी चल पड़ा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने दस्तखत किए हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद IAS से इस्तीफा देने वाले हर्ष मंदर कई मोर्चों पर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार की मुहिम में काम किया। यूपीए सरकार के समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। वो भोजन का अधिकार मुहिम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल कमिश्नर भी रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कारवाने मोहब्बत नाम की मुहिम चलाई, जिसमें हर तरह की हिंसा के पीड़ितों के आंसू पोंछने का जज्बा था। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई इसलिए भी सवालों से घिरी है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और भाई बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में लगातार बारिश से बुरा हाल है। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। तेज बारिश की वजह से कैसरबाग में एक सड़क धंस गई। इस सड़क के धंसने के बाद यातायात प्रभावित रहा।
कई इलाकों में जल जमाव होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विधानसभा के गेट नंबर 7 के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा रहा। मॉल एवेन्यू के आसपास सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। और इसी के साथ वक्त हो चला है सिटी सेंटर में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रात के वक्त कैसा दिखता है चांदनी चौक। नया चांदनी चौक आपने शायद दिन में देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रात के दौरान ये नया चांदनी चौक कैसा नजर आता है? हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने दिन ढलने के बाद इस नए चांदनी चौक का जायजा लिया। वो अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से रात के दौरान ये चांदनी चौक रोशनी से नहाया हुआ नजर आता है और क्या क्या यहाँ गतिविधियाँ होती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रोशनी में नहाया हुआ, रात में जगमगाता हुआ। मुगल काल में चांदनी रात में ये जगह शायद ऐसी ही चमकती होगी, तभी इस जगह को चांदनी चौक का नाम दिया गया। ये नए चांदनी चौक का रात का नज़ारा है। नए चांदनी चौक के ऐसे नाइट लुक का सबसे अहम कारण है ये दूधिया रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स जो सड़क के दोनों तरफ लगी हैं। क्रम से देखने पर ये बहुत आकर्षक लगती हैं। ये एलईडी लाइट्स हैं, इसमें लाइट की खपत भी कम है और उजाला भी ज़्यादा है। ये बहुत एक साइड में देखिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, दोनों साइड ऐसा लगता है 14वीं का चांद निकला है चांदनी चौक में, जो सुना करते थे अपने पूर्वजों से। दरीबा कलां, सोने चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा रिटेल बाजार। रात में मशहूर जलेबी वाला की जलेबी खाई जा रही है और ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है। सूरत बहुत साफ शहर है, क्या यहाँ आके बिल्कुल वैसा साफ सुथरा लग रहा है? सेकंड नंबर का क्लीनेक सिटी है हाँ। तो यहाँ चांदनी चौक में आके वैसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा अभी? हो रहा है, बढ़िया है। नहीं जबरदस्ती मत बोलिएगा। नहीं जबरदस्ती नहीं। ठीक है, लग रहा है? हाँ लग रहा है। बरेली से आए खरीदारी करने हैं। बरेली से आए। अच्छा बरेली से आए हैं, तो पहली बार आए हैं चांदनी चौक? नहीं आते रहते हैं, लेकिन चांदनी चौक के बात ही कुछ और है। अच्छा। बहुत कंजेस्टेड था, एक घंटे का जाम रहता था। काफी सोच के घर से निकलना पड़ता था। अब ये है कि वॉकिंग हम आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। अब धक्के नहीं लगते। अब धक्के नहीं लगते पहले की तरह। वो काफी अच्छा है। दिन ढलने के बाद भी चांदनी चौक में काफी रौनक रहती है। चांदनी चौक आने वाले पर्यटक, खरीदार या आम लोग चांदनी चौक में सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहन बंद होने पर खुश हैं, जबकि व्यापारी अपनी मुश्किल बता रहे हैं। ट्रैफिक है नहीं। हाँ। कुछ चलना चाहिए, कोई गाड़ी आए कुछ आए या स्कूटर आने से। अच्छा। तो कोई इसलिए कुछ थोड़ा आ सकता है। अब पैदल का आदमी कहाँ से निकलेगा पैदल? काम थोड़ा सा हल्का पड़ा है, क्योंकि पहले जो है कन्वेंस आती थी तो कस्टमर सीधा आ जाता था। अच्छा। एक तो यहाँ चांदनी चौक में पार्किंग का सबसे बड़ा इशू हो रहा है कि पार्किंग कोई नहीं है, एक ही पार्किंग है, उसमें भी हाउसफुल होती है। नटराज के दही भल्ले देश भर में मशहूर हैं। जब तक खत्म नहीं हो जाते ग्राहक आते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। पुरानी दिल्ली आकर बिना खाए पिए जाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए एक दही भल्ले मैंने भी ले लिए हैं। ये देखिए जरा, इन दही भल्लों की हाजत ये होती है कि आपका ये पत्ता कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। साफ सुथरे चांदनी चौक को कुछ लोग गुटखे की पिचकारी से रंग रहे हैं, जिसको लेकर जनता चिंतित है। ये जो थूकते हैं ना यहाँ पर, ये सबसे बड़ा गंदा काम है। अगर मोदी जी ये बंद करवा देना या केजरीवाल जी, तो मैं कहती हूँ बहुत मेहरबानी होगी। रात के 9 बजे तक चांदनी चौक में ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और वाहनों के लिए प्रवेश खोल दिया जाता है। चांदनी चौक में सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है, लेकिन अब रात के 10 बज रहे हैं, इसलिए लाल किले की तरफ जो मेन गेट है इसको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो मोटर वाहन हैं वो आसानी से चांदनी चौक में आ जा पा रहे हैं। लेकिन जिस समय पर मोटर वाहनों की एंट्री चांदनी चौक में खुलती है, उस समय आपको एहसास होता है कि ये जो पूरी चांदनी चौक की योजना है, इसमें मोटर वाहनों पर प्रतिबंध होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस सड़क पर
आप और साइकिल रिक्शा तो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ये मोटर वाहन और आप एक साथ नहीं चल सकते। चांदनी चौक दिल्ली से अपने सहयोगी अमरा पर्सन कानन पात्रा और संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मरीन ड्राइव से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।